आज हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। आज हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल पढ़ेंगे। हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? मौर्योत्तर काल। आज हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्वेश्चन है मेरा कि प्रस्थान त्रयी में, क्वेश्चन सुनिएगा, प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? ए भागवत, बी भगवत गीता, सी उपनिषद और डी आपका हो गया ब्रह्मसूत्र। क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्रस्थान त्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शंस है: भागवत, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रायः पूछा जाता है। तो देखिए, ये प्रस्थान त्रयी का अर्थ पहले समझ लीजिए। प्रस्थान त्रयी का अर्थ समझिए। त्रयी माने समझते ही होंगे तीन, और प्रस्थान का अर्थ होता है मुख्य। प्रस्थान का क्या अर्थ होता है? मुख्य, तीन मुख्य। इसका अर्थ हुआ प्रस्थान त्रयी का क्या अर्थ हो गया? तीन मुख्य में क्या सम्मिलित नहीं है, मतलब तीन मुख्य कौन कौन है यह बताना है आपको। तो तीन मुख्य है आपका, तीन मेजर है: उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। क्या सम्मिलित नहीं है? तो भागवत नहीं है। प्रस्थान त्रयी का अर्थ हो गया तीन मुख्य। त्रयी माने तीन, प्रस्थान माने मुख्य। तीन मुख्य जो तीन मेजर चीज क्या है? तो उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है। समझिए, इसका अर्थ यह है कि देखिए, वेदांत से इसका कॉन्सेप्ट है। वेदांत का जो तीन मुख्य भाग है, वेदांत का तीन मुख्य भाग है, वो है आपका पहला इंपॉर्टेंट है उपनिषद। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन है? उपनिषद। उसके बाद है भगवत गीता और उसके बाद है ब्रह्मसूत्र। ये तीन इंपॉर्टेंट है। समझ गया? प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता है, उपनिषद, सबसे पहले उपनिषद है, फिर उस पर भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र है। भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र उपनिषद पर ही आधारित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रायः पूछा जाता है। अब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त काल पढ़ेंगे। देखिए, गुप्त काल का जो समय है वो 275 एडी से 550 एडी तक है। ठीक, मैं एक समय और लिख रहा हूं, 319 एडी से 455 एडी। ठीक, और एक समय और लिख रहा हूं, 335 एडी से 455 एडी। गुप्त काल के बारे में मैंने तीन फेज बताया। देखिए, गुप्तों का शासन 275 एडी से शुरू होता है और 550 एडी तक है। यह एकदम सही है। समझिए, गुप्तों ने लगभग 300 में 25 माइनस हो जाएगा, 275 साल गुप्तों ने भारत पर शासन किया। यह एकदम सही बात है। 275 साल गुप्त ने भारत पर शासन किया। लेकिन 319 एडी मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि गुप्त का जो वास्तविक शासन है, वास्तविक शासन इसी समय से शुरू होता है। कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। बस ये समझिएगा कि 319 एडी से 455 एडी तक, मतलब ये जो समय था ये काफी, मतलब आप इसको चाहे इसको ऐसे भी रखिए, 319 एडी से इसको 500 एडी तक कर लीजिए या 550 एडी ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुप्तों का जो शासन शुरू होता है उसका जो विधिक डेट है, राज्यारोहण का डेट है, संवत का डेट है, गुप्त संवत जो है वो 319 एडी से शुरू होता है, 550 तक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुप्त काल जो सबसे मेच्योर्ड था वो था
335 एडी से लेकर 455 एडी तक। 335 में शासक बनते हैं समुद्रगुप्त और 455 में शासक बनते हैं स्कंदगुप्त। तो ये समुद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त के बीच का जो समय है गुप्त साम्राज्य का, वो वास्तविक रूप से चौबोत्कर्ष का काल है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। और गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा कि ये स्वर्ण युग में कितना लोहा था और कितना सोना था, लेकिन अभी आप ये समझिए कि प्राचीन भारत का गुप्त काल एक स्वर्ण युग है। यहां तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, देखिए गुप्त काल जब शुरू होता है भारत में, तो उसके पहले भारत में कौन सा काल था? मौर्योत्तर काल था ना, मौर्योत्तर काल था। और मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आया, और मौर्योत्तर काल के पहले कौन सा काल था? मौर्य काल था। तो मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था। मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था और राजनीतिक एकता भी बहुत बड़ी थी। मौर्यों ने जो भारत का बाउंड्री खींचा, उसको तो गुप्त साम्राज्य प्राप्त नहीं कर सका, अंग्रेज भी नहीं प्राप्त कर सके उस बाउंड्री को। अंग्रेज साम्राज्य भी गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की तरह अपना भारत का बाउंड्री नहीं खींच सके, गुप्त साम्राज्य भी नहीं खींच सके। तो मौर्य के बाद जो है भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और भारत में मौर्योत्तर काल में दो प्रमुख शक्ति थी। अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो कुषाण थे, और शक भी रख लेते हैं, शक को भी हम शामिल कर लेते हैं। और दक्षिण भारत में सातवाहन थे। दक्षिण भारत में सातवाहन थे। दक्षिण भारत में जो सातवाहन थे, ये आप कह सकते हैं कि 250 ईडी तक आते आते सातवाहन दक्षिण भारत से समाप्त हो गए। और कुषाण भी जो है, कुषाण बहुत दिन तक भारत पर शासन किए, लेकिन जो मुख्य शक्ति है वो 220 एडी के आसपास या 230 एडी के आसपास, 230 एडी के आसपास समाप्त हो गया। और शक भी जो है कमोवेश इसी समय तक समाप्त हो गए। कहने का अर्थ कि जो समय है 275 एडी, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चौथी शताब्दी का जो आरंभ है, उस समय भारत में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं था, कोई भी राजनीतिक प्रमुख शक्ति नहीं था। और उसी का फायदा गुप्तों ने उठाया और गुप्त ने भारत में एक साम्राज्य का निर्माण किया। गुप्तों ने भारत में एक साम्राज्य का निर्माण किया। गुप्त जो थे वो कुषाणों के ही सामंत थे। गुप्त कौन थे? कुषाण के सामंत थे। और इनका समय जो है 230 एडी तक था। और कुषाण के बाद आए मुरुंड, और मुरुंड का शासन 250 एडी तक था। और फिर ये लोग, कुषाण भी थे, मुरुंड भी थे, लेकिन गुप्त कुषाण के ही सामंत थे। और बाद में गुप्तों ने अपना जो है एक भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति का स्थापना किया। मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ हो रहा होगा। देखिए, गुप्तों ने भारत में एक राजनीतिक बहुत बड़ा शक्ति का या एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण क्यों किया? क्या कारण था कि गुप्तों ने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया? इस क्वेश्चन को भी देख लें। उस समय भारत में कोई अन्य राजनीतिक शक्ति नहीं थी। एक राजनीतिक शून्य की स्थिति थी। राजनीतिक शून्य की स्थिति थी, या कह सकते हैं कि कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं था। अगर शक थे, कुषाण थे, तो शक्तिशाली नहीं थे। शक या कुषाण थे तो शक्तिशाली नहीं थे। शक्ति था, जैसे पंजाब अफगानिस्तान में कुषाणों की शक्ति बहुत दिन तक रही, लेकिन वो निर्बल थे। उनका रहना या न रहना बात बराबर था। दूसरा है कि शक जो गुप्त थे वो मूलतः जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और बिहार, क्योंकि गुप्तों के जो आरंभिक सिक्के मिले हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिले हैं और बिहार से मिले हैं।
लेकिन मेन जो उनका प्लेस है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था। ठीक, प्रयाग के बाद साकेत और अनुगंगा। ये प्रयाग, साकेत, अनुगंगा। अनुगंगा का अर्थ क्या हो? प्रयाग तो समझ रहे होंगे इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद आज का। साकेत अयोध्या। अनुगंगा का अर्थ हुआ मध्य गंगा घाटी। अनुगंगा का अर्थ है मध्य गंगा घाटी में गंगा के किनारे किनारे जो जगह है उसी को हम लोग अनुगंगा कहते हैं। अनुगंगा का समझिएगा मध्य गंगा घाटी में जो गंगा के किनारे किनारे का क्षेत्र है उसी को, यहीं पर जो है गुप्तों का साम्राज्य था, प्रयाग, साकेत और अनुगंगा में। फिर वो बिहार की ओर बढ़े और फिर पूर्वी यूपी और बिहार से वो दक्षिण की ओर बढ़े और मध्य प्रदेश की ओर बढ़े, जो उज्जैन उनका सेकेंड राजधानी होगा। लेकिन मूलतः वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे। ये मत सोचिए कि ये मध्य प्रदेश के थे, ऐसी बात नहीं थी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे और उसी को बिहार और फिर दक्षिण की ओर बढ़कर मध्य प्रदेश की ओर ये अपना शासन स्थापित किया। सबसे बड़ा बात है कि गुप्तों को जो गंगा का जो जमीन था, जो और मगध, बिहार में मगध का क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र मिला ये काफी उपजाऊ क्षेत्र था। तो उपजाऊ क्षेत्र था तो कृषि उत्पादन में इनको यहाँ काफी मिलता था। तो इस यह भी कारण था कि गुप्तों का उदय हुआ कृषि उत्पादन के कारण। दूसरा यह था कि मगध के दक्षिण बिहार में लौह अयस्क था। क्या था? लौह अयस्क था। और आपको जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है उज्जैन का, जिसको हम लोग पूर्वी मध्य प्रदेश भी कहते हैं या मध्य देश भी कह सकते हैं, इसको मध्य देश, वहां भी जो है आपको पर्याप्त मात्रा में लोहा मिलता था, लोहा अयस्क मिलता था। मतलब मध्य देश का अर्थ हो गया मध्य प्रदेश और दक्षिण बिहार का अर्थ हो गया झारखंड का जो आज का इलाका है, यहाँ लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता था। यही कारण था कि गुप्तों ने बहुत बड़ा पावरफुल इंपायर का निर्माण किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आप मध्य देश, अगर चॉइस में पहले है तो मध्य देश ही मारिएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखिए मौर्य साम्राज्य जब सिकंदर आया तो भारत में सिकंदर के आगमन के पहले लड़ाई में हाथी का प्रयोग खूब होता था, लेकिन उसके बाद आ गया घोड़ा। सिकंदर आया तो घोड़ा आया। फिर भारत में रथ वाला घोड़ा का काफी प्रचलन हो गया, रथ वाला घोड़ा का काफी प्रचलन हो गया। लेकिन अब ये सब जो है युद्ध में बेकार साबित हो गया। अब घुड़सवार का महत्व बढ़ गया, घुड़सवार का महत्व बढ़ गया। घुड़सवार का महत्व क्यों बढ़ गया? क्योंकि कुषाणों ने भारत में जूता चलाया। कुषाण के आगमन से भारत में जूता आ गया, घोड़ा का काठी बन गया, काठी। उसके बाद देखिएगा बटन वाला कोट आ गया, बटन वाला क्या आ गया? कोट आ गया, और पतलून आ गया। इससे क्या हो गया? घुड़सवार की जो शक्ति है वो बढ़ गया। अब सेना में घुड़सवार का महत्व बढ़ गया और इसमें गुप्त जो है इस चीज को समझे और उन्होंने सैन्य रणनीति में घुड़सवारों पर बल देना शुरू कर दिया। अब देखिए बहुत से सिक्के अश्वमेध प्रकार के जारी हुए, तो ये सब कहीं ना कहीं वह सैन्य पराक्रम को इंगित करता है। तो गुप्तों का जो राजनीतिक उत्कर्ष था ये सब कारण था। एक चौथा पॉइंट ये भी है इसमें बनता है कि गुप्तों का जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, और रेशम मार्ग पर नियंत्रण के कारण इनको काफी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, इससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ये चार कारणों ने मिलकर गुप्तों को अपनी राजनीतिक शक्ति मजबूत करने में मदद किया। यह है आपका गुप्त कैसे शक्ति में आए, इसकी जानकारी थी। मेरे ख्याल से आपको कोई समझने में यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। अब हम लोग गुप्तों का, गुप्त साम्राज्य की जानकारी के हम, ये हो गया परिचय हो गया। ये क्या था? परिचय। ठीक, परिचय और उदय कैसे हुआ यह गुप्त का। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्रोत क्या है गुप्त का जानने के लिए। तो देखिए स्रोत तो दो ही होता है, पुरातात्विक और साहित्यिक।
पुरातात्विक स्रोत इस समय काफी मिले, जैसे अभिलेख मिले, सिक्का मिला, मूर्ति मिला, मंदिर मिला, उसके बाद गुफा लेख मिला। ये सब जो है काफी मात्रा में इस काल में मिला, और साहित्य भी काफी प्रचुर मात्रा में है इस काल में। तो हम लोग सबसे पहले साहित्य से ही शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यकार हैं गुप्त काल के, वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे पहला किताब अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ये सब जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट किताब लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ये सब जो है इनका इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद कालिदास के बाद जो है इंपॉर्टेंट है डंडीन। डंडीन ने भी कुछ किताबें लिखी। डंडीन का पहला किताब है काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र। डंडीन का कौन कौन किताब है? काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र है। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम। डंडीन का है काव्यादर्श, 10 कुमार चरित्र। ये सब जो है इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद तीसरा में है भास। भास ने भी किताब लिखा, अरुभंग, चारुदत्ता, उसके बाद स्वप्न वासवदत्त, ये सब उनका इंपॉर्टेंट किताब है। विशाख दत्त का किताब है, विशाख दत्त का किताब है देवी चंद्रगुप्तम। इसमें रामगुप्त के बारे में सूचना मिलता है, गुप्त शासक, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सूचना मिलता है, गुप्त शासक के बारे में, विशाख दत्त से। उसके बाद है शूद्रक, मृच्छकटिकम, इंपॉर्टेंट किताब है। मृच्छकटिकम का अर्थ हुआ मिट्टी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या हुआ संस्कृत में, सॉरी हिंदी में, मिट्टी का खिलौना गाड़ी। ये शूद्रक का लिखा हुआ है। वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र, अमर सिंह ने लिखा अमरकोश, ये सब जो है इंपॉर्टेंट किताब थे। पंचतंत्र कौन लिखे? विष्णु शर्मा। हितोपदेश कौन लिखे? नारायण पंडित। ये सब देखो, याद रखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा। हितोपदेश किसने लिखा? नारायण पंडित। ये सब इंपॉर्टेंट किताब है। असंग और बुद्ध घोष, ये दोनों बौद्ध राइटर थे। असंग ने लिखा योगाचार और बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्धिमग। ये दोनों किताब जो है, ये दोनों किताब आपका कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से प्रभावित था। इसी समय फाहियान भी बौद्ध यात्री बनकर भारत आया था, और इसने भी मध्य देश के बारे में चर्चा किया है। अपने ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ में मध्य देश के बारे में चर्चा किया है। फाहियान के बाद एक बौद्ध यात्री इसके बाद आया था, जिसका नाम है ह्वेनसांग। इसने भी बताया है कि
कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। तो ये ह्वेनसांग हमें बताता है। ठीक, तो ये सब चीनी यात्री थे। इस समय कुछ वैज्ञानिक लेखक भी हुए, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 3 किताब लिखा, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टीय, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टीय और ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टीय, ये सब इनका किताब था। और सूर्य सिद्धांत इनका इंपॉर्टेंट किताब था, सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट ने कौन कौन किताब लिखा? ब्रह्म सिद्धांत लिखा, आर्यभट्टीय लिखा, सूर्य सिद्धांत लिखा। वराहमिहिर का किताब है कुछ। वराहमिहिर ने कौन कौन किताब लिखा? तो वराहमिहिर ने लिखा आपको विहर संहिता और पंचसिद्धांतिका। ये ज्योतिष पर किताब है। किसपर किताब है? ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर किताब है, प्लस खगोल शास्त्र पर किताब है। तो ये सब इस काल का इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब जो है आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में अब देखिएगा, इस बार इसमें जो है बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, फिर बहुत सा मूर्ति मिलेगा, आपको बताएंगे हम मूर्ति के बारे में। ये सब हम आपको कला और संस्कृति जब पढ़ाएंगे तो ये सब चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हम जैसे सिक्के की चर्चा करना चाहते हैं। तो सोना का सिक्का दिनार कहलाता था। सोना का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार कहलाता था। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपक या रुपयक कहलाता था। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपक या रुपयक। और तांबा का सिक्का क्या कहलाता था? माशनी। ये सब जो है थोड़ा सा याद रखिए। गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जारी किया संख्या में। अगर गुप्त ने सबसे ज्यादा संख्या में गुप्तों ने ही सोना का सिक्का जारी किया। सबसे पहले सोना का सिक्का जारी करने वाला हिंदी अवन शासक इंडो ग्रीक। सबसे पहले नियमित सोना का सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक। सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का जारी करने वाला शासक तो गुप्त शासक। और सबसे मतलब खोट वाला सिक्का, सोना में कम सोना की मात्रा वाला मुद्रा जारी करने वाला गुप्त शासक। ये सब गुप्त शासक का ही है। इसके बाद है कुछ अभिलेख है। जैसे एक गुहा लेख की पहले चर्चा कर लेते हैं। गुहा लेख में इंपॉर्टेंट है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार पर इससे पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख से क्या पता चलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य कितना बड़ा था ये हमें पता चलता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रशस्ति अभिलेख देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो अशोक के जो अभिलेख थे उसी पर लिखा गया है। अशोक का जो स्तंभ अभिलेख था उसी पर समुद्रगुप्त ने भी अपना लेख लिखा है। ठीक, पहले यह कौशाम्बी में था, फिर जिसको अकबर के कहने पर प्रयाग में के किले में बंद कर दिया गया। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें अशोक के लेख है प्रयाग स्तंभ लेख पर, समुद्रगुप्त का लेख है और जहांगीर का लेख है, अकबर के बेटे जहांगीर का लेख है। ठीक, 3 आदमी का इस पर लेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति का अर्थ हुआ ये पहला प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या हुआ? प्रशंसा। ये प्रशंसा में लिखा गया है। और लिखने वाले कौन थे? इनके दरबारी कवि मंत्री थे हरिसेन। ये प्रशंसा में लिखा हुआ है और लिखे थे हरिसेन। यह हो गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद है आपका कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को लिखने वाला था वत्स भट्टी। याद रखिएगा, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखा था? वत्स भट्टी। कुमार गुप्त का ही विलसट अभिलेख है।
कुमारगुप्त का 2 अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है जो वत्सभट्टी ने लिखा था, और कुमारगुप्त का 62 अभिलेख है। उसके बाद स्कंदगुप्त का अभिलेख कुछ इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख क्या है? भित्री स्तंभ लेख। ये भित्री स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, भित्री स्तंभ लेख से हमें क्या सूचना मिलती है? तो हमें हून आक्रमण की सूचना मिलती है। स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ लेख से हमें हून आक्रमण की सूचना मिलती है। उसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। और गिरनार, यहीं पर सुदर्शन झील भी है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है काफी इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का भी जूनागढ़ अभिलेख था और स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख था। यहीं पर एक सुदर्शन झील था, है ना, जिसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और स्कंदगुप्त के समय यहाँ का जो गवर्नर था, काठियावाड़ का जो गवर्नर था, वो था पर्णदत्त। कौन था? गवर्नर पर्णदत्त। और इसमें भी स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में भी हून आक्रमण की सूचना है और पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है वहां का जो गवर्नर कौन है? तो पर्णदत्त है, और हून आक्रमण की सूचना है, और पुष्यमित्र जाति के भी आक्रमण का उल्लेख है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। और भित्री स्तंभ लेख में गाजीपुर में, उसमें भी हून आक्रमण की सूचना है। तो यह आपका स्कंदगुप्त के बारे में है। एक है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसमें जो है 510 एडी का है। कब का है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 एडी का है। और इससे ही हमें सूचना मिलता है कि एक करद राजा था। भानुगुप्त का करद मतलब टैक्स पेयर राजा, जैसे जो टैक्स मतलब करद राजा, भानुगुप्त का करद राजा गोपराज जब डेथ कर जाता है तो उसकी पत्नी जो है सती होने को जाती है। तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य कौन है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। अगर आपसे पूछे कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कौन सा है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 एडी का है। उसमें भानुगुप्त का करद राजा गोपराज की पत्नी सती का वर्णन है। ठीक, इससे पहले भारत में जो भी सती प्रथा होता था वो हमें साहित्यिक साक्ष्य मिला है। जैसे यूनानी ग्रंथों में भारत के उत्तर पश्चिम भारत में वर्णन है कि जो योद्धा जाति होती थी उनकी पत्नियां सती करती थी, लेकिन ये साहित्यिक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख ही है। ठीक, तो पहला प्रमाण भानुगुप्त का एरन अभिलेख ही है। देखिए स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसका इंपॉर्टेंस देखिए कि हमेशा जो है वहां का गवर्नर का नाम पूछता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? तो पुष्यगुप्त वैश्य था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था? तो पुष्यगुप्त वैश्य था। अशोक के समय कौन था? योनराज तुषास्प था। ठीक, और रुद्रदामन के समय कौन था वहां का गवर्नर? सुविशाख था। और स्कंदगुप्त के समय कौन है? तो पर्णदत्त है। देखिए ये कभी कभी मिलाने के लिए आप लोगों को दे दिया जाएगा। चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य था। अशोक के समय वहाँ सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र में गुजरात ही है, जो काठियावाड़ का क्षेत्र है, गिरनार पर्वत का क्षेत्र जो है, योनराज तुषास्प है। रुद्रदामन के समय सुविशाख है और स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त है। यह है आपका, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। विभिन्न गवर्नर थे जो चंद्रगुप्त के समय थे, अशोक के समय थे, रुद्रदामन के समय थे, स्कंदगुप्त के समय। इस प्रकार से आपका जो शोध का चैप्टर है उसमें पुरातात्विक और जो साहित्यिक साक्ष्य है वो समाप्त हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है कल से राजनीतिक गुप्तों का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। धन्यवाद।